हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी विज्ञान का एक और धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। और इस टेस्ट में हम लोग ऐसे ऐसे विज्ञान के प्रश्न को पढ़ेंगे। और यहाँ पे टोटली यहाँ कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे विज्ञान का मोस्ट VVI 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जितने विद्यार्थी 2026 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो ये विज्ञान का टेस्ट को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं। आप एक एक क्वेश्चंस का आंसर दे लेते, मतलब यहाँ पे दे देते हैं ना, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, केवल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 25 में से 20 सही करके दिखाना है। ठीक है, अगर दम है तो यहाँ पे 25 में से 20 सही करके दिखाइए। फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देना है टेस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जो है ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को मतलब पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिटेल वगैरह बताएंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित। अब उसके बाद आप हमें क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, आप हमें ये बताइएगा कि उस क्वेश्चंस का राइट आंसर जो यहाँ आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा होगा क्वेश्चन, उसका राइट आंसर क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज का प्रथम प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा। देखिएगा क्या कराए कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया शोषण, पोषण या फिर उत्सर्जन या फिर उत्तंजनशीलता। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फटाफट से बताइए। अब देखिए आपके एग्जाम एक प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं, श्वसन के दौरान मतलब हम लोग जब सांस को लेते हैं, मतलब श्वसन के दौरान श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, यहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, और श्वसन के दौरान कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करा है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्वसन, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य यानी कि आवश्यक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है, प्रकाश संश्लेषण या फिर वाष्पोत्सर्जन या फिर श्वसन या फिर जलन। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना प्यारे बच्चों, किस में होती है, तो पेड़ पौधे में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और पेड़ पौधे का जो कलर होता है प्यारे बच्चों, हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। तो प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो ये जो श्वसन है ना प्यारे बच्चों, ये सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है, इसे आपको याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम जो ना किस में पाई जाती है। तो मैग्नीशियम किस में पाई जाती है आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो है ना प्यारे बच्चों किस में पाई जाती है, क्लोरोफिल में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये क्लोरोफिल किस क्रिया के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल जो है ना प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी कि मानव हृदय में कितने वेसम पाए जाते हैं आपको बताना है। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो हमारा हमारा जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो रक्त को जो शुद्ध करने का, जो प्योर करने का कार्य होता है किसको होता है प्यारे बच्चों, वृक्क यानी कि किडनी को होता है। इसे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और मानव हृदय में कितने वेसम पाए जाते हैं, तो फटाफट से बताइए एक क्वेश्चन का आंसर। तो मानव हृदय में जो है ना प्यारे बच्चों 4 वेसम पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। उससे पहले एगो चीज़ हम आपको बता देते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है। ये प्रकाश संश्लेषण जो है ना किस अंग में होता है, तो पत्ती में जो होता है ना प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है ना, किसके द्वारा होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का जो नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है, तंत्रिका और रसायन, ये दोनों के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं, प्यारे बच्चों जो हार्मोन्स होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं। और ये जो तंत्रिका तंत्र होते हैं प्यारे बच्चों, ये तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एडीजी हार्मोन कौन स्रावित करता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, एडीजी हार्मोन जो है ना कौन स्रावित करता है, पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है। और इस पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। और देखिएगा ये जो एडीजी हार्मोन होते हैं ना किस अंग पर कार्य करता है, तो ये विवेक पर कार्य करता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो इनमें से कौन एक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, प्रतिक्रिया इनमें से कौन है, जैसे कि यहाँ पे मिठाई देखकर मुंह में पानी आना। अगर आप मिठाई वगैरह देखते हैं तो आपका मुंह में ऑटोमेटिक पानी आना ही आना है, ठीक है, आता ही आता है। अगर यहाँ पे कोई मतलब कोई खट्टा अम्लीय पदार्थ का नाम लेता है तो आपके मुँह में भी पानी आता है, ठीक है, वो तो तय है प्यारे बच्चों। छींक का आना, हम लोग देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे कि मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, छींक भी आता है तो छींक को कंट्रोल कर पाइएगा, नहीं पाइएगा। आँखों का झपकना, आँख भी जो झपकता है इसको आप रोक पाइएगा, नहीं रोक पाइएगा। तो ये तीनों जो है ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण होते हैं। इसीलिए यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आते हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट को आप शुरू से लेकर आखिर तक प्लीज़ देखते हुए चलिए। यहाँ पे पूरा टेस्ट को देना है और इस टेस्ट में यहाँ पे टोटली 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे हैं और 25 में से 20 केवल सही करके दिखाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे अब जो है ना पर बच्चों यहाँ पे जो आपका त्रिमासिक एग्जाम मतलब होने वाले 26 जून थी, मतलब इसी महीना से मई से, तो आप जो है ना हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए क्या मैं उसके लिए प्रिपरेशन आपको करवाऊँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 26 जून से यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम चलने वाली है। तो देखिएगा फिर जो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। देखिएगा मादा ग्रंथि किसको कहेंगे, अंडाशय को, अंडाणु को, अंडज को या फिर अंडकोश को। तो मादा ग्रंथि किसको कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अंडाशय को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मादा ग्रंथि कहेंगे। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए जो अंडाशय ग्रंथि होते हैं, अंडाशय किस हार्मोन का स्राव करता है, तो ये मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, इसे आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा है, ठीक है। तो जब भी कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन के द्वारा तने की जो वृद्धि होता है उस समय जो सहायक हार्मोन होते हैं ना वो हार्मोन कौन होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन होते हैं, जिबरेलिन होते हैं, साइटोकाइनिन, यानी कि ये तीनों हार्मोन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सहायक हार्मोन होते हैं वृद्धि के लिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों जो फल पकाने वाले हार्मोन होते हैं ना, कौन से हार्मोन होते हैं फल पकाने वाले हार्मोन, तो आपको पता होना चाहिए इथिलीन जो होते हैं प्यारे बच्चों फल पकाने वाले हार्मोन होते हैं। तो कहने का तात्पर्य होते हैं कि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है, संकेतों के रूप में, अनुसूत्र के रूप में, समीकरणों के रूप में या फिर सरल सूत्रों के रूप में। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना प्यारे बच्चों उसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना उसको कैसे व्यक्त करते हैं, समीकरणों के रूप में इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। समीकरण लिखते हैं ना प्यारे बच्चों, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, अगर कोई मतलब यहाँ पे जल नामक द्रव, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ना ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके क्या बनाता है प्यारे बच्चों, जल नामक द्रव बनाता है, ठीक है।
तो यह एक प्रकार का क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया है था, यानी कि जो जल है, सॉरी जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जल बनाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक समीकरण है ना। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जो रासायनिक समीकरण होते हैं बाएं तरफ जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, जैसे कि ये टेंस टू हो गया, ठीक है, ये प्रतिक्रिया हो गया। प्रतिक्रिया के बाएं तरफ जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं या फिर प्रतिकारक कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का मतलब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो देखिएगा ये जो AgCl होते हैं, सिल्वर क्लोराइड जिसको कहते हैं, अगर सिल्वर क्लोराइड को आप ऐसी कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखिएगा तो क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, सिल्वर प्राप्त होगा। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते हैं। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सी अम्ल बनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो CO2 गैस जल में घुल करके जो है ना कौन सी अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले आते हैं कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यही CO2 गैस जो है ना चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो फटाफट से बताइए प्यारे बच्चों इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप LPG का दहन करते हैं तो ये जल जाता है, तो पुनः फिर से यहाँ पे दोबारा हम LPG गैस को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 3 को विकल्प दिए हुए जैसे कि खोलते पानी से वाष्प का बनना, बर्फ का पिघल कर जल बनना, नमक का पानी में घुलना, ये तीनों क्या रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ये भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है, ये तीनों भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तीनों क्या बच्चों भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ये जो होते हैं ना बच्चों LPG का दहन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है जिसको हम लोग पुनः दोबारा मतलब फिर प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य होता है जैसे कि बर्फ़ का पिघल कर जल बना, बर्फ़ जो होता है ना पिघल करके क्या बन जाता है बच्चों, जल बन जाता है। तो फिर हम दोबारा जो है ना जल से बर्फ़ को बना सकते फ्रिज में रख करके, ठीक है। जैसे कि नमक का, अगर नमक को पानी में घुलते हैं तो फिर घुले हुए पानी से नमक को दोबारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसको गर्म करके। तो वही ये तीनों जो होते हैं ये क्या है बच्चों भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ये LPG का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं जैसे कि कागज़ को अगर आप जलाते हैं, कागज़ का जलना भी एक ऐसा परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन ये बर्फ़ का जो पिघलना होते हैं बच्चों, नमक में पानी का घुलना होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं बच्चों रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है, ठीक है। जो अभिकारक होता है प्यारे बच्चों अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है H2O बनाता है, जल नामक द्रव का निर्माण करता है। तो देखिएगा अभिकारक ये हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया अभिकारक हो गया, लेफ्ट साइड में अभिकारक। और अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है, अभिक्रिया को अभिक्रिया की ये अभिक्रिया हो गया। इसको ये जो एरो का चिन्ह दिख रहा है आपको बीच वाला, इसको टेंस टू भी कहते हैं, टेंस टू भी इसको कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं बच्चों एरो का चिन्ह कहते हैं, ठीक है। या फिर प्रतिक्रिया या फिर अभिक्रिया कहते हैं टेंस टू। तो ये जो एरो है ना बच्चों अभिक्रिया, अभिकारकों को ये अभिकारक है, ठीक है। अभिकारकों को ये अभिक्रिया को किस ओर लिखा जाता है, तो बाईं तरफ लिखा जाता है ना। किस तरफ लिखा जाता है बच्चों, बाएं तरफ लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बाएं, और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्पाद को समीकरण में किस ओर लिखा जाता है, जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि दाहिना तरफ, इसको हम लोग किस ओर लिखते हैं, दाहिना तरफ लिखते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, दाएँ और, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दाएँ तरफ। किसको लिखेंगे बच्चों, उत्पाद को लिखेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल टेस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक देते हुए जाना है। यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि प्रकाश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों प्रकाश को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसलिए प्रकाश एक प्रकार का क्या बच्चों दृश्य है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसे हम लोग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराए कि किसी वस्तु को देखने के लिए निम्नलिखित में क्या जरूरी होती है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई भी वस्तु को तभी देख पाइएगा जब प्रकाश रहेगा,
और वो आपका आँख रहेगा, ये दोनों की मदद से आप किसी भी वस्तु को देख पाइएगा। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे आँख के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं, तो रेटिना या फिर दृष्टि पटल पे है, मतलब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का क्या है। तो प्यारे बच्चों, मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का क्या है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में बदलना के उदाहरण होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या करते हैं कि रासायनिक जो ऊर्जा होते हैं, जो अति करते केमिकल एनर्जी होते हैं, इसको लाइट में चेंज कर देता है, ठीक है, ये मोमबत्ती। इसीलिए मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश में बदलना के उदाहरण है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आपको ये भी तो पता होना चाहिए जो बल्ब में कौन सी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। जो बल्ब होते हैं विद्युत बल्ब होते हैं ना, विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। और मोमबत्ती का जलना जो होते हैं ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न अगर आएगा, बताना है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, यानी कि एनर्जी होती है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, जो प्रकाश होती है, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु हमें काला दिखाई देता है, यानी कि हमें कोई भी वस्तु कब काला दिखाई देता है, कब काला दिखेगा पर बच्चों, जब वस्तु से प्रकाश परावर्तित नहीं करेगी तब। जब वस्तु से प्रकाश क्या करेगी, परावर्तित नहीं करेगी, तब कोई भी वस्तु हमें काला दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, जो सफ़ेद वस्तु होते हैं ना, जो सफ़ेद वस्तु होते हैं, कोई भी सफ़ेद वस्तु है, सभी रंगों को क्या करती है, परावर्तित करती है, ठीक है। सफ़ेद वस्तु जो होती है वो जितने भी संपूर्ण रंग है ना, सभी को परावर्तित कर देती है, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, तो यही निर्वात माध्यम में होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न को देखिएगा क्या रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग बदल जाता है, यह घटना क्या कहलाता है। तो देखिएगा, एक माध्यम से जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग में परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी कि वो अपना दिशा चेंज कर देती है प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बाद, या फिर वेलोसिटी अपना चेंज कर देती है। जैसे कि कोई भी वस्तु अगर पानी से क्या करता है, पर ये आपका पानी हो गया और नीचे में क्या हो गया, मान लिया हवा है। कोई वस्तु अगर पानी से जाता है तो पानी से जाने के बाद क्या करता है, उसका स्पीड अगर यहाँ पे क्या है पर बच्चों, स्पीड ज़्यादा है, सॉरी स्पीड कम है, ठीक है। लाइट को हम लोग पानी से मारते हैं, फिर वो लाइट क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो बाहर निकल जाएगी तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पर बच्चों बहुत कम ना बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जब पानी पे था, पानी से गुजर रही थी प्रकाश, तो वेलोसिटी क्या था, बहुत कम, धीरे धीरे गुजर रही थी। लेकिन जब जैसे पानी से बाहर निकला प्रकाश ना, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है पानी की अपेक्षा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये जो प्रकाश का अपवर्तन नियम होते हैं ना, ये किससे संबंधित है, तो ये स्नेल के नियम से संबंधित है, इसे आपको पता होना चाहिए। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण आपतित होती है, सभी किरणें दूसरे माध्यम में चली जाएगी, तो क्या जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर कोई भी माध्यम से, मतलब यहाँ पे देखिएगा, किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आपतित होती है, क्या सभी किरणें दूसरे माध्यम में चली जाएगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। किरणें परावर्तित भी करती है, कुछ किरणें क्या होती है पर बच्चों, वापस घूम जाती है। जैसे कि आप नहीं समझ रहे बात को, यहाँ पे क्या है पर बच्चों, मान लिए कि यहाँ पे अति है, जल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जल है, यहाँ पे जल है, ऊपर में एक मीडियम, और एक मीडियम जो है ना पर बच्चों नीचे में क्या है, एयर है, हवा है, नीचे में हवा है और ऊपर में क्या है, वाटर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आपतित होती है, एक माध्यम से आपतित हुआ ना, आपतित होने के बाद क्या होता है, दूसरे माध्यम में जैसे जाता है ना, तो इसका जो प्रकाश होता है, जो सब प्रकाश यहाँ पे आपतित तो होता है, लेकिन सब प्रकाश
अपवर्तित नहीं होता है, ठीक है। अपवर्तित कुछ कुछ प्रकाश होता है और कुछ कुछ प्रकाश क्या होता है, वापस लौट जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यही कर रहा है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। और फिर जो प्रकाश का जो परावर्तन होते हैं, यहाँ पे परावर्तन का बात करते हैं अब। प्रकाश का जो परावर्तन होते हैं ना, फिर जो प्रकाश का परावर्तन जो होते हैं, इसके मतलब ये किसके बराबर होते हैं, तो ये आपतन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसके बराबर होते हैं, फिर जो आपतन कोण के बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए फिर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश का चाल बदल जाता है, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिएगा, जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश का चाल बदल जाता है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ना ये चीज़। तो इसका मतलब क्या होता है फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का जो चाल होता है ना, माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, ठीक है। कौन सा माध्यम है, माध्यम घना है क्या, माध्यम पतला सा है क्या, ठीक है। तो उसके गुणों पर निर्भर करता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर जो प्रकाश का जो चाल होता है ना, सबसे कम कहाँ पे होता है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। सबसे कम जो होता है हीरा में होता है, ठीक है, प्रकाश की चाल। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, फिर जो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वही ना बात हुआ कि प्रकाश के गुणों पर निर्भर करेगा। ये निर्वात में क्या होता है, इसमें हवा वगैरह कुछ नहीं होता है, बिल्कुल यहाँ पे वैक्यूम है, फिर जो निर्वात है। और मतलब हीरा में क्या होता है, फिर यहाँ पे हीरा में क्या होता है, प्रकाश की चाल, ये घना माध्यम हो गया, ठीक है, एकदम पूरा घना माध्यम है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश बहुत ही कम तेज़ी से गुजरेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न ये कराया कि इनमें से कौन सत्य है पेरोचो, इनमें से कौन सत्य हुई आपको बताना है, ठीक है। तो पेरोचो अगर यहाँ पे देखिएगा, इनमें अगर आप देखिएगा, हवा क्या होते हैं पेरोचो, विरल माध्यम होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही बात बताया गया है। और कांच जो होते हैं ना पेरोचो, ये क्या होते हैं, सघन माध्यम होती है, बिल्कुल सही बात बताया गया है। तो ये दोनों जो माध्यम होते हैं पेरोचो, ये दोनों माध्यम सत्य है, ठीक है, इसमें सत्य बात बोला गया है। अब देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश का मतलब कोण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से यानी कि हवा से कांच में जैसे ही प्रवेश करेगी ना, जो अति होगा, प्रकाश का जो कोण होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य हुआ बढ़ेगा, तब वो अभिलंब की तरफ झुकेगी कि यहाँ पे देखिएगा, एक क्या हो गया पेरोचो, यहाँ पे प्रकाश हो गया, ठीक है ना। ये एक प्रकार का मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है। मान लिए ये आपका कौन सा मीडियम है पेरोचो, हवा वाला मीडियम है, ठीक है। कौन सा मीडियम है, हवा वाला। और ये आपका कांच वाला मीडियम है, कौन सा मीडियम है, कांच वाला। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होती है, जब भी कोई प्रकाश किरण, ये आपका विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होती है, तो क्या होती है पेरोचो, अपवर्तन कोण क्या होता है, बढ़ता है, अभिलंब से दूर चल जाती है या फिर अभिलंब के निकट आती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या लगता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो है ना टोटली काफ़ी महत्वपूर्ण धमाकेदार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट ले चुके हैं। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में मतलब बैठने वाले हैं, अगर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, तो इस ऑनलाइन टेस्ट में आप कितना % का सही और सटीक आंसर दे पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। और प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू।